इक्विलिब्रियम बच्चों, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इस लिहाज से है कि अगर हम ओवरऑल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट पोर्शन है यानी फर्स्ट से 6 चैप्टर हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो गैसेस वाला समझा जाता है। उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी भी जाती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आने का भी चांस होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि चैप्टर 7 से लेकर 12 तक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है जिसको बच्चा छोड़ नहीं सकता किसी सूरत भी, वो हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपने इसको देखना है, साथ साथ चीज़ों को नोट भी करें। नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों, साथ साथ लेक्चर को आप क्लियर करें ताकि चीज़ें आपको बच्चों अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। हमारे पास इस चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में पहला क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई होने वाला चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम ये चैप्टर सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई होता है, तो इसलिए बुक में जो इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये बच्चे को इन दोनों में डिफरेंस लिखना आना चाहिए। कहीं शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो बच्चों इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है, ये पहले इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए बच्चों मैं इधर एक कॉलम बना लेता हूँ, इस साइड पे लिख देता हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस, और दूसरी साइड पे हम लिख देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। की पॉइंट्स बच्चों, पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ आसान से आसान वर्डिंग में रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन कर दें, तो आप कहते हैं रिएक्शन विच कैन बी रिवर्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, जो रिवर्स हो सकते हैं, उन्हें रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शन विच कैन बी रिवर्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये बच्चों रिएक्शन रिवर्स हो सकते हैं, खुद ब खुद रिवर्स होते हैं। रिएक्शन विच कैन बी रिवर्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, जबकि इधर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये रिएक्शन खुद ब खुद रिवर्स नहीं होते। रिएक्शन विच कैन नॉट बी रिवर्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद वापस नहीं आते। दूसरा पॉइंट बच्चों, इनमें क्या फ़र्क आ सकता है, की पॉइंट्स नोट करने हैं। तो बच्चों आप कह सकते हैं रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होते हैं ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, दैट इज़ दे प्रोसीड। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं बच्चों ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी दोनों डायरेक्शन में जाते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास हैं बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्या मतलब बाई डायरेक्शनल? दैट इज दे प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं रिवर्सिबल। जबकि बच्चों ये आपके पास जो रिएक्शंस हैं ये आपके पास यूनी डायरेक्शनल हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन यूनी डायरेक्शनल, यूनी का मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने वाले, यूनी डायरेक्शनल हैं। दैट इज दे प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, दैट इज दे प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, यानी इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है सिर्फ, जबकि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस आता है। ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करते हैं, बैकवर्ड में भी आते हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास इसमें आमतौर पर हम कहते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, दे नेवर कंप्लीटेड, यानी दे नेवर कंप्लीटेड का मतलब है कि इसमें सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। रिएक्टेंट आर नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आर नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड, रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता। जबकि इसमें बच्चों हमें पता है कि क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तकरीबन सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट होता है जी, रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड
रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड। अच्छा बच्चों, एक और तरह का एरो भी हम पढ़ते हैं इनमें। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों अगर इनमें देखें तो हम आमतौर पर रिवर्सिबल रिएक्शन में ये एरो हमें नज़र आ रहा होता है। इस तरह का रिएक्शन कहीं पे भी हमें केमिस्ट्री में इस तरह का एरो नज़र आता है तो वो बच्चों हमारे पास एग्जांपल होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस की। और जिन रिएक्शन में ये एरो बुक में बना होता है इसका मतलब होता है इस तरह की शक्ल जो हम देखते हैं ये आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान होती है। जैसे मैं कहता हूँ कोई एग्जाम्पल दे दें तो बच्चों मैं इसी में यहाँ से इसको रब करके एग्जाम्पल इनकी लिखने जा रहा हूँ। जैसे अभी आपसे मैं कहूँ कि बच्चों इसकी कोई एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो बहुत सारी एग्जांपल हैं बच्चों। हमारे पास N2 है, H2 से रिएक्ट करता है, इक्विलिब्रियम का साइन हम डालते हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। और कोई एग्जांपल दे दें तो हमारे पास इसकी बेशुमार एग्जांपल हैं बच्चों। ये भी एग्जांपल हम पढ़ते हैं इसमें हमारे पास है N2 O2 से रिएक्शन करता है, NO बनता है, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन बच्चों, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, वापस उस चीज़ में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे सोडियम है, इसका रिएक्शन अगर हम वाटर से कर दें तो ये रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH बनेगा, साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी, साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ये हमारे पास जो रिएक्शन है बच्चों ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ कोई और एग्जांपल याद हो तो आप कोई एग्जांपल वैसे ही दे सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूँ बच्चों, इसको अगर मैं ब्रेक कर देता हूँ इस डायरेक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में, तो ये इस तरह की अगर मैंने एरो बनाया हुआ है तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की पहचान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क समझ आ गया होगा। तो बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्स हो जाते हैं, इरिवर्सिबल जो रिवर्स नहीं होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन बाई डायरेक्शनल होते हैं, दैट इज दे प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन दैट इज यूनिडायरेक्शनल, दे प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। उसके बाद हमारे पास ऑल द रिएक्टेंट आर नॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये रिवर्सिबल में होता है। जबकि हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें सारे का सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है इसमें कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास जो है मौजूद होगा, जबकि इसमें कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है। इसी तरीके से हमें पता है कि बच्चों इसके अंदर इस तरह का एरो बनाया जाता है, डबल एरो से डिनोट होते हैं, और जबकि ये एक सिंगल एरो से डिनोट होते हैं। और कोई एग्जांपल आ जाए तो बच्चे हमें कोई रिएक्शन दिया होगा उसमें एरो को देख के हम बता सकते हैं कि जिस तरह का वो एरो देगा हम देख के बताएंगे कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। और फिर मकसद क्या है बच्चों इसको पढ़ाने का, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ इन रिएक्शन पे अप्लाई होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए इस चैप्टर में जितने भी हमारे रिएक्शन होंगे, जितनी भी हम बातें करेंगे वो इन रिएक्शंस की बातें करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस की बातें करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको कवर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। इसको केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक स्टेट भी इसको मैं कह सकता हूं बच्चों, डायनामिक स्टेट, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली यही है। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसकी डेफिनेशन करें बच्चों, इसकी डेफिनेशन हमारे पास अक्सर बच्चे डेफिनेशन को भी गलत समझते हैं बच्चों। इसकी दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये है कि ऐसे रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाए, उन रिएक्शन को हम जो हमारे पास हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं, और उस स्टेट को हम बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। ये एक डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है स्टेट एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। स्टेट एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बच्चों ये डेफिनेशन ठीक है, स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड
स्टेट एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप कहेंगे सर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो भी सकती है इक्विलिब्रियम पे और नहीं भी होती। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि बच्चों बाज़ केसेस में जब रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड होता है तो हो सकता है कि जब उसमें इक्विलिब्रियम आए तो 70% प्रोडक्ट बने, 30% रिएक्टेंट रह जाए। और ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा जब इक्विलिब्रियम स्टेट आए तो हमारे पास 60% रिएक्टेंट रह जाए, 40% प्रोडक्ट बने। और ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा इक्विलिब्रियम आए तो दोनों की अमाउंट 50-50 हो। इस चैप्टर में एक मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन एक्सटेंट, प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। उसके अंदर ये आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ आएगा कि ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है कि इसको या तो आप ये कह सकते हो कि ऐसी स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है उस स्टेट को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, या ऐसी स्टेट जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है फिक्स हो जाए, उसे भी इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ऐसी स्टेट जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल, ये गलत है बच्चे, ये नहीं हो सकता, ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये डेफिनेशन इसकी ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन करने लगा हूँ बच्चों। इसकी डेफिनेशन है, एक तो मैं लिखने लगा हूँ स्टेट एट विच rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction is called equilibrium state। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है बच्चों। इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन क्या बताई? स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। या एक और क्या डेफिनेशन हो सकती है बच्चों? मैंने कहा कि इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, स्टेट एट विच concentration of reactant and product become constant, state at which concentration of reactant and product become constant is called equilibrium state। ये भी डेफिनेशन कर सकते हो। आपको समझाने के लिए बच्चों इसकी एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास है जी एक रिएक्शन है, बुक की एग्जांपल को लेके चलते हैं। H2 स्टीम की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में बच्चों। इसका रिएक्शन मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से कर देता हूँ, इसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है, रिएक्शन प्रोसीड होता है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और H2 बन जाती है। सपोज करते हैं कि इनकी मोल रेशो इक्वल ली गई है। इनकी मोल रेशो बच्चों वैसे बज़ाहिर मुझे देखने में नज़र आ रही है कि इक्वल है, आप सपोज कर लें इनके मोल रेशो बराबर है। तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो स्टार्ट में क्या होगा बच्चों? स्टार्ट में इनकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी कि जितनी कंसंट्रेशन इनकी कम हो रही होगी उतनी ही कंसंट्रेशन इनकी जो है वो आप समझ लें बढ़ रही है, और थोड़ी देर बाद जितना ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा इतना ही बैकवर्ड आ रहा होगा। बज़ाहिर देखने में लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, यानी जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव हो चुकी है, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमें नहीं पता, ये तो हम केसी को देख के बता सकते हैं कि इसमें इक्विलिब्रियम अचीव होने पे प्रोडक्ट ज़्यादा है या रिएक्टेंट ज़्यादा है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए जब इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होगी तो उस वक्त बज़ाहिर ऐसे लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और बज़ाहिर देखने में लगता है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया, जबकि इसमें माइक्रो लेवल की चेंजेस आ रही होती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आता है। कंसंट्रेशन में चेंज तो आ रहा है लेकिन बज़ाहिर हमें लग रहा है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, इसलिए इसको आमतौर पर डायनामिक स्टेट के नाम से भी हम याद करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ इसका ग्राफ बना के दिखाएँ। तो बच्चों इसका इक्विलिब्रियम का ग्राफ डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जाम्पल पता हो, इसका ग्राफ हमने बनाना है। तो मैं आपके सामने इसका ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, इस जगह पर लिख देते हैं जी टाइम, बच्चों ये सेकंड में है, टाइम सेकंड में लिख दिया, और यहाँ लिखने लगा हूँ कंसंट्रेशन। बच्चों किसी के लिए कंसंट्रेशन अगर मुश्किल है तो कंसंट्रेशन क्या मतलब होता है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन।
मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, यानी सी को अगर मैं कंसंट्रेशन कहूँ ना तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ये फार्मूला होता है। ठीक है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब आप समझ लें, उसकी कंसंट्रेशन की तो बहुत सारी यूनिट हम पढ़ते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम कंसंट्रेशन की यूनिट इस वक्त हम सिंपल फॉर्म में अगर कंसंट्रेशन कहें तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम को हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा बच्चों, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। देखो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। तो मैं आपसे कहता हूँ ये कर्व क्या इंडिकेट कर रही है, आप कहते हैं ये कर्व बता रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है बच्चों। H2 की कंसंट्रेशन इक्वल है बच्चों CO की कंसंट्रेशन की, यानी दोनों की कंसंट्रेशन में बराबर बराबर चेंज आ रहा है, क्योंकि दोनों की मोल रेशियो एक जैसी है। अगर मोल रेशियो एक जैसी ना होती तो मैं इक्वल का साइन नहीं लगा सकता, लेकिन क्योंकि यहाँ ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, इसलिए जितना चेंज इसमें आ रहा होगा इतना चेंज इसमें आ रहा होगा, इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट कम हो रहा है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी बच्चों, बढ़ी होगी। तो इसलिए जैसे जैसे रिएक्टेंट कम हो रहा है प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इस तरह की सूरत हाल आ रही होगी। और ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को बता रही है। CO2 की कंसंट्रेशन इसमें डिक्रीज आ रहा होगा, जितना इसमें डिक्रीज आ रहा होगा क्योंकि मोल रेशियो बराबर है तो इसकी कंसंट्रेशन में भी इतना ही डिक्रीज आ रहा होगा। ये ग्राफ आपके पास इक्विलिब्रियम का, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का ग्राफ कहलाता है बच्चों। इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि अब इन लाइंस को मैच करें, तो आप कहते हैं इन लाइन को अगर आप मैच करेंगे तो ये आपस में मैच नहीं होंगी, ये स्ट्रेट ऐसे चलती जाएंगी, ये लाइन आगे चलती जाएगी, ये भी आगे चलती जाएगी। इसलिए मेरे पास इस जगह पे जो टाइम होगा उसको मैं टाइम इक्विलिब्रियम कहूँगा, इक्विलिब्रियम टाइम। टी के बॉटम में EQ लिख दिया बच्चों। मैं आपसे कहता हूँ इक्विलिब्रियम टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम टाइम। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम टाइम। वो उस टाइम को हम इक्विलिब्रियम टाइम कहते हैं जिसके ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है आपस में इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर लेते हैं, उस टाइम को हम इक्विलिब्रियम टाइम कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपने कवर कर ली। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन है। मैं अक्सर बच्चों से ये क्वेश्चन कहता हूँ, अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम सीखना है, चैप्टर आपने सीखना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छा आ जाए, तो बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन, इस पे आपकी ग्रिप अच्छी होगी तो आपको चैप्टर अच्छा समझ आएगा। आपको बुक में इसकी हेडिंग नज़र आ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर जो डिस्कस है टॉपिक वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो असल में तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC हम पढ़ेंगे तो वो उसी की डेरिवेशन हो रही है, तो इसलिए बुक ने हेडिंग लगाई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जबकि बोर्ड में ये आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से। ये लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में इस तरह मौजूद होगा। क्वेश्चन बनाते हैं जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन। बच्चों सबसे पहले वैसे तो हमें साइंटिस्ट के नाम हमारे पास मल्टीपल चॉइस में फेडरल बोर्ड में देखा गया कि नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें जो बुक में अगर कोई साइंटिस्ट का नाम है, कोई डेट है, तो थोड़ी बहुत देख लेनी चाहिए कि ये लॉ कब पेश हुआ, किसने पेश किया। तो बच्चों एक लाइन याद कर लेते हैं, दिस लॉ वाज proposed by Peavage and Goldberg in 1864। इस लॉ को पीवेज और गोल्डबर्ग ने 1864 में पेश किया। इसकी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इसकी स्टेटमेंट बच्चों एक तो है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। क्या मतलब बच्चों, मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। आसान मैं कर दूं, अगर मैं कहूँ एक्टिव मासेस क्या है, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है एक्टिव मासेस का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। ये बच्चा फिर कंफ्यूज है, तो बच्चों इसको आप आसान समझ लें कि जो मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा।
जितनी मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन इतना बढ़ता जाएगा। इस लॉ को हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू active masses of reactant. Rate of reaction is directly proportional to active masses of the reactant. अच्छा, एक्टिव मासेस का मतलब क्या बताया बच्चों? दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। मैंने कहा दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। बच्चों इस एक्टिव मासेस को आप ये समझ लो, मैं अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। जैसे कंसंट्रेशन 1 मोलर है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। 2 मोलर है, रेट ऑफ रिएक्शन और फास्ट होगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 3 मोलर बना दूंगा, उसकी मोलरिटी 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिजॉल्व कर दूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। अब बच्चों हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके साथ ए के साथ स्मॉल ए लिख दिया, बी के साथ स्मॉल बी लिख दिया और सी के साथ स्मॉल सी लिख दिया और डी के साथ स्मॉल डी लिख दिया। मैं आपसे कहता हूँ कैपिटल ए और बी क्या हैं, तो आप कहते हैं ये रिएक्टेंट है। कैपिटल सी और डी क्या हैं? प्रोडक्ट हैं। स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी क्या हैं? ये कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं। कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। कैपिटल ए एंड बी रिएक्टेंट, सी एंड डी प्रोडक्ट। स्मॉल लेटर जो ए बी सी डी यूज हुए हैं ये इनके कोफिशिएंट है। जैसे किसी के शुरू में 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, उसकी बात हो रही है। अब बच्चों हमें पढ़ा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है इनमें से किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं इस रिएक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में इंक्रीज होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये ब्रैकेट्स जब भी आएंगे इस चैप्टर में बच्चों, इसको आपने मोलर कंसंट्रेशन पढ़ना है। इन ब्रैकेट्स को मोलर कंसंट्रेशन पढ़ना है। और कंसंट्रेशन ऑफ बी मॉलिक्यूल, और उनकी पावर उसी तरीके से लिख दोगे, इसकी पावर ए आ जाएगा, इसकी पावर बी आ जाएगा, ये लिख दोगे। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी मॉलिक्यूल। जो इसके कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में ले जाने हैं। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो मेरे पास बच्चों कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट के और फॉरवर्ड है इसलिए मैं इसके साथ एफ लिख रहा हूं। के क्या है? ये आप कहते हैं जी रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट के बॉटम में एफ क्यों लिख दिया? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये मेरे पास आ जाएगा ए की कंसंट्रेशन और इधर आ जाएगा बी की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चों इसको यहाँ पे रोकते हैं, ये लेक्चर यहाँ पे रोक लेते हैं। इससे अगले वाला पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 22 के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि बच्चों यहाँ तक